आप 6.7 की तरफ आते हैं। इसमें आप लोगों ने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल का काम करना है। जो कॉनिक्स 4 आपके पास है, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, इनके ऊपर टेंजेंट्स ड्रा करने हैं। और टेंजेंट ड्रा करने के लिए किसी भी लाइन का कोने के ऊपर टेंजेंट होने का एक क्राइटेरिया होता है। मिसाल के तौर पे ये एक सर्कल अगर हमारे पास और कोई भी लाइन इसके साथ अगर बिहेवियर अपना शो करेगी तो वो 3 तरह का बिहेवियर बना सकती है। एक लाइन ऐसी भी हो सकती है जो इसको ना टच करे ना कट करे, या ये हो सकता है कि वो लाइन सिर्फ इसको एक पॉइंट पे टच कर रही हो जिसको हम टेंजेंट लाइन कहते हैं, और या ये हो सकता है कि वो लाइन इसको 2 जगह कट करे जिसको हम सीकेंट लाइन कहते हैं। तो लाइन का सर्कल के साथ या किसी भी कोने के साथ 3 तरह का बिहेवियर हो सकता है। हम पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड हैं सिर्फ उस केस में जिसमें लाइन सर्कल को या किसी कोने को टच करे। टच करने का मतलब है कि कोई भी लाइन सर्कल पे या किसी कोने पे टेंजेंट हो, इसकी क्या कंडीशन है वो हम पढ़ना चाह रहे हैं। तो मैंने ये हेडिंग बनाई है, कंडीशंस ऑफ टेंजेंसी ऑफ कोनिक्स। कोनिक्स के ऊपर जो 4 कोनिक्स हैं उनके ऊपर किसी लाइन के टेंजेंट होने की क्या कंडीशन है, यही कंडीशन आपके पेपर के MCQs में आती हैं। तो मैं एक एक करके लिखता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं सर्कल की, ठीक है। हेडिंग बना लेते हैं सर्कल और लिखते हैं सर्कल अगर ये वाला है जो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है x² + y² = a², ठीक है। आप जानते हैं कि इसका सेंटर ओरिजिन पे होता है, रेडियस क्या होता है a। अब कोई भी लाइन है, लाइन या यूँ कह देते हैं, ये हम पर्टिकुलर लाइन की बात करते हैं, दी लाइन y = mx + ये लाइन की ये वाली टाइप चैप्टर 4 में आपने लाइन की 5 टाइप्स पढ़ी हैं। उनमें से ये वाली इसलिए चूज़ की जाती है कि ये सबसे आसान टाइप होती है, सबसे छोटा इसका, ये सबसे छोटी इक्वेशन होती है और इसका जो डाटा है वो बड़ा प्रिसाइज सा होता है। m इसकी स्लोप और c इसका y इंटरसेप्ट होता है। तो हम ये कहते हैं कि ये जो लाइन है, दिस लाइन इज़ टेंजेंट टू द सर्कल। सर्कल कौन सा, ये जो ऊपर लिखा हुआ है, ये लाइन इस सर्कल पे टेंजेंट कब होगी, टेंजेंट टू सर्कल इफ़, अगर ये कंडीशन होल्ड करे c² = a² × 1 + m²। तो अब आपका जो MCQ बन सकता है वो सिंपल यही होगा कि वो आपसे पूछेगा कि द लाइन y = mx + c इज़ टेंजेंट टू द सर्कल x² + y² a² इफ़ के बाद इस तरह की 4 आपको कंडीशंस दी जाएंगी और आपने यू हैव टू सेलेक्ट द वन विच इज़ कंडीशन ऑफ टेंजेंसी टू द ऑफ ए लाइन टू द सर्कल। सर्कल के ऊपर जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है वो आपने चूज़ करनी होगी, जो कि ये लिखी है आपके सामने। फर्दर मोर फिर मैं अगर आपको ये कहता हूँ कि जैसे ये डायग्राम बनी है ना आपके सामने, ये लाइन थी y = mx + c, सर्कल था जिसका रेडियस क्या था, a था। तो इस लाइन के टेंजेंट होने के लिए कंडीशन क्या बनी, c² = a² × 1 + m²। अगर मैं यहाँ से c की स्क्वायर रूट लेके वैल्यू निकालूँ तो ये बनती है √a का स्क्वायर रूट कट जाएगा स्क्वायर से, तो ± a ये बनता है। और ये c की वैल्यू अगर मैं यहाँ प्लेस कर दूँ, mx ± जहाँ c था वहाँ ये लिख दूँ, तो ये असल में मेरे पास टेंजेंट की इक्वेशन पूरी बन जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये कंडीशन है, इसको तो बल्कि आप हाईलाइट कर दें थोड़ा सा, क्योंकि MCQs में आपने एक कंडीशन चूज़ करनी होती है। फर्दर मोर अगर मैं हम यहाँ से c निकाल लें तो c आपके पास बनेगा ± a × 1 + m²। तो आपका एक MCQ ये भी बन सकता है कि 3 चीज़ें हों। जैसे मैं कहता हूँ कि ये लाइन है y = 2x + c और ये सर्कल है x² + y² = 25। अब आप देख सकते हैं 2 किसकी जगह लिखा हुआ है, m की जगह, यानी m कितना है आपके पास 2, और ये a² 25 है तो a कितना हो गया 5। तो आपको a भी दे दिया गया, m भी दे दिया गया। वो यूँ ये MCQ की बात करूँ कि इस तरह MCQ बन सकता है कि ये लाइन अगर इस सर्कल पे टेंजेंट है तो देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ c, या फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ c द लाइन इज टेंजेंट टू द सर्कल, कि c की किस वैल्यू के लिए टेंजेंट होगी। तो आपने अगर c निकालना है तो कोई बड़ा काम नहीं, आप क्या लिखेंगे, आप कहेंगे c किसके इक्वल होता है, c² होता है a² × 1 + m²। तो यहाँ से a² की जगह आ जाएगा 25, m² अगर 2 है तो इसकी जगह 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा 125। तो c आपको मिलेगा ± √125। ठीक होगी बात जी। तो इस तरह आप m, c और a 3 अननोन है, 3 MCQs बन सकते हैं, a फाइंड करने वाला, m फाइंड करने वाला, c फाइंड करने वाला। तीनों में से 2 बातें पता होंगी, 2 चीज़ें पता होंगी, तीसरी आपने फाइंड करनी होगी।
तो 3 MCQ इसके बन सकते हैं, एक MCQ कंडीशन का बन सकता है और एक MCQ इसका रिवर्स बन सकता है कि वो आपको ये कहते हैं कि अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो इस लाइन का इस सर्कल से क्या बिहेवियर होगा, टेंजेंट होगी, सेकेंड होगी, टच या कट नहीं करेगी, किस तरह का बिहेवियर होगा। ठीक, वो की बात, ये क्लियर है सब लोगों की बात। और इसके साथ साथ फिर एक MCQ ये भी बन सकता है कि फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसी होगी, तो आल्सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगी, वही लाइन जो ऊपर हमने कही है कि टेंजेंट लाइन बन जाएगी ये वाली लाइन। तो इस लाइन में क्या करना पड़ेगा, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस सी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें। तो ये जो लाइन है, ये वाली जो मैंने अब लिखी है, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है किसके ऊपर भाई, सर्कल के ऊपर। और ये आपको याद होगा 6th चैप्टर जब मैंने स्टार्ट किया था तो इसको 6.2 के अंदर मैंने आपको ये बात समझाई थी कि अगर आपने सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रा करना और आपको पॉइंट ना पता हो, सिर्फ कंडीशन पता हो, तो फिर हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करते थे। इसको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन m फॉर्म कहा था। तो तकरीबन 5 से 6 MCQs तो बिल्कुल स्ट्रेट बन सकते हैं इसे, फिर उसमें वैरायटी और लगाई जाए, अगर वैल्यूज़ बदली जाए, चेंज किया जाए, तो तकरीबन आप इससे 15 to 20 MCQs बना सकते हैं डिफरेंट कैटेगरीज़ के। तो यहाँ तक बहरहाल एक मैंने कोनिक जो है सर्कल उसके हवाले से आपको लिख के बताया है। अब हम जो बाकी कोनिक्स हैं, इस तरह मैंने इसकी डिटेल बताई है, वैसे उनकी डिटेल आपको बताता हूँ, और हर कोनिक की कंडीशन और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको लिख के यहाँ पे डिस्कस करते हैं आप लोगों के साथ। तो मैं चाह रहा हूँ कि अब ज़रा थोड़ा सा काम प्रीसाइज वर्डिंग में किया जाए, क्योंकि अभी हमारा 6.7 के बाद 6.89 का काम भी रहता है और आज के लेक्चर में हमने चैप्टर ये वाला इंशाल्लाह कंप्लीट करना है। तो दूसरे नंबर पे हमारे पास बात आ जाती है पैराबोला की। पैराबोला कौन सा होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ठीक है, इस जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ भी वही बात मैं लिखूंगा कि दी लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस सी, जिस तरह मैंने वहाँ लिखा था, इज टेंजेंट टू द पैराबोला। ये जो ऊपर पैराबोला लिखा है उसकी बात हो रही है, टू द पैराबोला। कब ये टेंजेंट होगा, इफ़, इसकी बड़ी सिंपल सी कंडीशन है, इफ c इज इक्वल टू a बाय m। c इज इक्वल टू क्या होगी कंडीशन, a बाय m। तो जिस तरह उधर c स्क्वायर की एक कंडीशन थी, यानी c स्क्वायर में था, यहाँ स्क्वायर में नहीं होगा, यहाँ सिंपल होगा ये वाला। और अगर ये कंडीशन है c के ऊपर, तो फिर जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनेगी वो क्या बनेगी, आल्सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, ये क्या बनती है अभी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी थी ना, c की जगह इसकी वैल्यू पुट कर लें तो ये आपके पास बनेगी पैराबोला के ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन, जिस तरह यहाँ सर्कल के लिए ये थी। तो जिस तरह मैंने उसके आपको MCQs की वैरायटी बताई है कि इस तरह जिस तरह वहाँ बन सकते हैं MCQ, उस तरह यहाँ भी 5-6 MCQ स्ट्रेट बन सकते हैं। बाकी वैरायटी रखें तो 15 to 20 MCQs बनाए जा सकते हैं। ठीक हो की बात जी। इसके अंदर छोटा सा नोट लिख देते हैं कि अगर पैराबोला ये वाला हो, ये वाला x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, देन जो कंडीशन होगी, देन द कंडीशन इज फिर कंडीशन होगी c इज इक्वल टू माइनस am स्क्वायर। इस तरह वहाँ c इज इक्वल a बाय m थी, यहाँ होगी c इज इक्वल माइनस am स्क्वायर। अच्छा जी, जिस तरह उसके मैंने कहा है कि MCQs बन सकते हैं 5-6, इस तरह इसके साथ भी आप 5-6 MCQs बना सकते हैं। अब तीसरा केस हमारे पास आ जाएगा एलिप्स का। और एलिप्स की अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखें तो x स्क्वायर बाय a स्क्वायर y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। और वही सेम बात यहाँ लिखते हैं, द लाइन कौन सी है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी इज टेंजेंट टू द एलिप्स इफ। अब जिस तरह सर्कल की पैराबोला कंडीशन है, इस तरह एलिप्स की कंडीशन ये होती है कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ 4 अननोन्स हैं, 4 वैल्यूज़ हैं जो आपने फाइंड करनी होती हैं, a b m और उसके बाद c। यहाँ भी 3 वैल्यूज़ थी c a m, यहाँ भी 3 थी c a m, यहाँ 4 हो गई। इसका मतलब इसके MCQs अब ज़्यादा बन सकते हैं। 3 कोई चीज़ें a b m और c में से आपको दी होंगी और जो रिमेनिंग है 4th वो आपने फाइंड करनी होगी।
ये कंडीशन होगी भी यहाँ से सी निकालें तो क्या बनता है, यही चेक कर लेते हैं। इसका मतलब दिस इम्प्लाइज अगर सी फाइंड करना हो तो ये बनेगा प्लस माइनस अंडर द रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पहले तो मैं कंडीशन को हाईलाइट करता हूँ जो कि आपके एमसीक्यूज़ में आ सकती है। आप जब सी निकल आया तो देखें ये जो इक्वेशन थी एम एक्स प्लस सी, यहाँ सी की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये टेंजेंट लाइन थी ना ये वाली, तो मैं जिस तरह हर एक साथ लिखता आ रहा हूँ, आल्सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, वो क्या बनेगी, y इज इक्वल टू एम एक्स, जहाँ सी लिखा था सी की जगह ये वैल्यू पुट कर दें तो सी की वैल्यू क्या है प्लस माइनस अंडर द रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगी आपके पास। ठीक है जी, तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। आगे चलते हैं, इसके बाद ये फोर्थ नंबर पे हम आते हैं। तो फोर्थ नंबर पे हमारे पास होगी अब सबसे पहले सर्कल हुआ, पैराबोला हुआ, एलिप्स, और अब आखिरी कोने की रह गई है हाइपरबोला। तो हाइपरबोला की जो इक्वेशन है वो क्या है, स्टैंडर्ड अगर लिखें जिस तरह सर ये एलिप्स की लिखी हुई है तो हाइपरबोला में दरम्यान में सिर्फ माइनस आएगा, और जिस तरह प्लस है तो प्लस वाली कंडीशन है तो माइनस से माइनस की कंडीशन आ जाएगी। अब हम लिखेंगे द लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी is tangent to the hyperbola। ये कब होगा हाइपरबोला पे, इफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी। बिल्कुल वही सेम कंडीशन है, जिस तरह प्लस अगर है तो प्लस है और अगर माइनस है तो फिर क्या हो जाएगा माइनस। तो ये आपके पास हाइपरबोला पे एक कंडीशन बनती है टेंजेंट की। और सिमिलरली जिस तरह वहाँ सी निकाला, अगर यहाँ से हम सी निकाल लें तो सी आएगा आपके पास प्लस माइनस अंडर द रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगी किसकी वैल्यू, सी की। और जिस तरह इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम बना रहे हैं इस तरह इसकी भी बना लेंगे। आल्सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, आल्सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज क्या बनेगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस सी की जगह उसकी वैल्यू पुट करें, और वैल्यू क्या है सी की जगह ये लिखिए आपके सामने प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि हर ग्राफ की कंडीशन और फिर उसके साथ उसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मैंने लिख दी है। हर एक के अगर आप 5-5, 7-7 एमसीक्यूज़ बनाएं तो तकरीबन आप ये समझ लें कि, और अगर उसमें थोड़ी सी वैरायटी भी रखें तो आपके ये जो मैंने बातें अभी बोर्ड पे लिखी हैं जो 4 कंडीशंस, कम से कम आप इससे ये समझ लें अराउंड 100 जो है 100 के अराउंड आप इसके एमसीक्यूज़ बना सकते हैं। और बिल्कुल अगर स्ट्रेट एमसीक्यूज़ बनाएं फिर भी आप 40 to 50 बना सकते हैं इसके, और अगर वेरिएशन दे दे रहे हैं उसमें वैल्यूज़ की और थोड़ा थोड़ा उसका आइडिया चेंज करते हैं तो तकरीबन 100 के करीब इसके एमसीक्यूज़ बनते हैं। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और पेपर में एंटी टेस्ट में लाजमी इसका कोई ना कोई एमसीक्यू आपका आया हुआ होता है। तो ये लिखने के बाद आप ये समझ लें कि हमारा 6.7 का जो काम था वो कंप्लीट है। अब हम इसी में एक चीज़ और देखते हैं कि अगर हम किसी भी कोने के किसी पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन ड्रा करें तो उसके लिए कुछ रिप्लेसमेंट्स हमारे पास होती हैं जिनके थ्रू हम जल्दी आंसर निकाल लेते हैं। ये जो सारे टेंजेंट की इक्वेशन हमने बनाई हैं ये सारे वो हैं जब आप जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करते हैं वो पॉइंट आपको ना पता हो। यहाँ कहीं भी हमने x1 y1 वो जो पॉइंट यहाँ टेंजेंट ड्रा करते हैं इसको पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कहते हैं, उसका कोई जिक्र नहीं किया हुआ। ये वो सारे केसेस हैं जब आप टेंजेंट ड्रा करते हैं और पॉइंट आपको कर्व पे नहीं दिया होता। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको टेंजेंट ड्रा करना है किसी कर्व पे, कर्व मीन किसी कोनिक पे, सर्कल पे, एलिप्स पे, हाइपरबोला पे, पैराबोला पे, तो फिर आप उस कोने के उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करने के लिए क्या शॉर्टेस्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ उसकी हेडिंग बनाता हूँ फिर आपके सामने उसको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, जैसे मैंने अभी आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किया था कि अब हम ये सीखना चाह रहे हैं कि किसी कोने के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो उस कोने पे लाई करता हो उस पर अगर टेंजेंट की इक्वेशन बनानी तो उसका शॉर्टकट मेथड क्या है। तो हेडिंग लिखी है मैंने, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू एनी कोनिक एट पी। एट मीन्स कि वो किस पॉइंट उस कोनिक पे लाई करता हो। तो मैंने लिखा है वो यूज़ फॉलोइंग रिप्लेसमेंट टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू एनी कोनिक एट सम पर्टिकुलर पॉइंट। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट्स कौन सी हैं, वी हैव टू रिप्लेस x² बाई x x1
वाई स्क्वेयर बाय वाई बाई वन, एक्स बाय एक्स प्लस एक्स वन बाई टू एंड वाई बाय वाई प्लस वाई वन बाई टू। और एक्स बाई कैसे करना है, एक्स बाई वन प्लस वाई एक्स वन बाई टू से। यही जो 5 टर्म्स हैं एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर एक्स वाई और एक्स वाई, यही हो सकते हैं और कोई टर्म किसी कोनिक में होती ही नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि इसको कैसे हमने कन्वर्ट करना है और कैसे कहीं किसी उस पर अप्लाई करना है। तो मैं लिखता हूँ, ये देखें एक क्वेश्चन बनाता हूँ जो आपका MCQ आ सकता है पेपर में, कि राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला, टू द पैराबोला। और पैराबोला मैं लिखता हूँ वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x, ये पैराबोला है, ठीक है। इस पैराबोला की किसी पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रा करना है। पॉइंट कौन सा है, एट ये पॉइंट है हमारे पास जिसमें x की जो वैल्यू है वो आप समझ लें कि x को अगर हम कहते हैं लेट्स से 1 और y हम कहते हैं कि आपके पास आ जाएगा 2। तो 1,2 एक पॉइंट है जिस पे हमने पैराबोला की इस पॉइंट पे ड्रा करना है, लिखनी है टेंजेंट की इक्वेशन। पहले ये इंश्योर कर लें कि क्या ये पॉइंट पैराबोला पे लाई करता है या नहीं करता। तो आप x को 1 पुट करें, देखें 1 2 है ना, x को 1 पुट करें तो 4 × 1 4 और y को 2 पुट करें तो 2 का स्क्वायर 4, ये भी 4, तो इसके अंदर सेटिस्फाई कर रहा है, ये पॉइंट पैराबोला पे लाई करता है। ये रिप्लेसमेंट्स यूज़ ही तब होती हैं जब पॉइंट कर्व पे लाई करता हो, सर्कल हो, एलिप्स हो, हाइपरबोला हो या पैराबोला हो। तो अब हमारा आंसर क्या होगा, देखें हमें कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करना, एक स्टेप में हमें आंसर मिलता है, ये रिप्लेसमेंट यूज़ करनी है। ये पॉइंट अब कौन सा है, इसको कहें तो ये x1 और y1 है। तो क्या रिप्लेसमेंट हमने पढ़ी थी भाई, वाई स्क्वेयर किससे रिप्लेस करना है, y1 से। तो ये देखें हमारे पास, ये देखें रिप्लेसमेंट, ये था हमारा पैराबोला, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x। तो वाई स्क्वेयर की जगह आएगा y1, y1 कितना है 2, तो ये y1 हो गया। और x की जगह क्या आएगा, x प्लस x1 बाय 2, ये लिखा हुआ है आपके सामने। अब होगा क्या, ये 2 से कट जाएगा तो 2y इज इक्वल टू 2x प्लस 2 आ जाएगा। 2 सारे कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं हम, तो पीछे बचेगा आपके पास सिंप्लीफाई करने के बाद x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू, ये वो लाइन थी जो टेंजेंट लाइन थी पैराबोला के ऊपर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। इस तरह एलिप्स, हाइपरबोला, इनके ऊपर आप कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो आज मैंने जो हाइपरबोला का टॉपिक पढ़ा उसमें रह गई थी, वो हाइपरबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशंस थी, तो वो मैं लिखता हूँ आप लोगों के सामने, और फिर हम आखिरी जो फेज़ है 6.89 का वो करते हैं। तो हेडिंग बना लेते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ हाइपरबोला, पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ हाइपरबोला। मैंने आपको लिख के बताई थी पैराबोला की भी, सर्कल की भी, एलिप्स की भी, हाइपरबोला की रह गई थी। तो अगर ये हाइपरबोला की इक्वेशन वो है जिसमें x और y लिखा हुआ है आप लोगों के सामने एक इक्वेशन के अंदर, जिसमें एक में लिखा हो उसको हम कहते हैं जनरल रिलेशनशिप है ये वाला। इसकी जो पैरामीट्रिक फॉर्म बनती है वो होती है x इज इक्वल टू a सीकेंट थीटा और y इज इक्वल टू b टेंजेंट थीटा। ये हाइपरबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशन है इस वाले की। और अगर हाइपरबोला अपनी जनरल फॉर्म में हो x माइनस एच होल स्क्वायर जिसका सेंटर ओरिजिन पे नहीं होता, और y माइनस के होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, तो इसकी जो होंगी वो जो इफेक्ट बैलेंस करना आपने सीखा हुआ है कि x में आपने यानी a सीकेंट थीटा पहले x था, अब h माइनस हुआ है तो इसमें h ऐड कर देंगे, और b टेंजेंट थीटा y था उसमें हमने k ऐड कर देना है। तो ये आ जाएंगी आपके पास इस हाइपरबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशंस। ठीक होगी बात जी। अब हाइपरबोला का टॉपिक भी कंप्लीट है, 6.7 भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई। अब 6.8 और 9 आखिरी फेज़ है, वो पढ़ने के बाद हमें आज का लेक्चर जो है वो क्लोज़ करते हैं। अच्छा जी, अब हमारा जो टॉपिक है 6.8 और 9 को, उसकी मैंने कंबाइन हेडिंग बनाई है। इसमें हमने कोनिक्स को ट्रांसफॉर्म करना सीखना है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोनिक्स। ये यूजुअली ये होता है कि कोनिक अगर अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो तो कैसे उसको आपने उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाना होता है, वो हमने यहाँ काम करना है, ट्रांसफॉर्म करना सीखना है। ट्रांसफॉर्मेशन दो तरह से होती है, एक होती है थ्रू ट्रांसलेशन और एक होती है थ्रू रोटेशन। ट्रांसलेशन और रोटेशन का आइडिया आपने 4.2 में पढ़ा था, जिसमें हमने आपको याद होगा ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस और रोटेशन ऑफ एक्सिस के दो क्वेश्चन किए थे। 4.2 के अंदर 4 क्वेश्चन थे, पहले 2 ट्रांसलेशन के थे और आखिरी 2 रोटेशन के थे। तो उसका आइडिया यहाँ यूज़ होना है।
इसको समझाने के लिए बजाय ऐसे कि हम थ्योरेटिकल वे से काम करें, मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया जो आपके पेपर में एमसीक्यूज़ में आ सकता है। क्या लिखा है इसमें? फाइंड एन इक्वेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू न्यू पैरेलल एक्सिस। आपने जो भी आपको फॉलोइंग इक्वेशन दी जाएंगी उनके आपने क्या करना है कि एक नई इक्वेशन आपने बनानी है। वो किस तरह से? विद रिस्पेक्ट टू न्यू पैरेलल एक्सिस, जो नए पैरेलल एक्सिस आएंगे उसके रिस्पेक्ट से। इसका मतलब है पहले वाले एक्सिस के पैरेलल एक नए एक्सिस आप लोगों ने बनाने हैं, जिसको अगर आप रिकॉल करें तो 4.2 में हमने कहा था ट्रांसलेशन में एक्सिस रिमेन पैरेलल, वो पैरेलल रहते हैं। तो नए पैरेलल एक्सिस के हिसाब से आपने इक्वेशन बनानी है। और कैसे करनी है? बाय शिफ्टिंग द ओरिजिन टू द इंडिकेटेड पॉइंट। ओरिजिन को आपने शिफ्ट करना है किसी और जगह। तो आप याद करें तो यही काम था हमारे पास ना, कि ये अगर पुराने एक्सिस हुआ करते जिनको हम स्मॉल एक्स वाई कहा करते थे, तो ये पूरा फ्रेम उठा के कहीं और शिफ्ट करते थे और नए ओरिजिन को हमने ओ प्राइम कहना होता था। तो ओ प्राइम नया ओरिजिन हुआ करता था और ये कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई का इनको नाम दे दिया करते थे हम। तो एक्स के पैरेलल एक्स, वाई के पैरेलल वाई, ओरिजिन शिफ्ट हो जाता था नए पॉइंट पे। और ओरिजिन आपको याद होगा इसके कोऑर्डिनेट्स एच और के हुआ करते थे। 4.2 में हमने ये काम किया था। फिर आप क्या करते थे? जो कैपिटल एक्स था ये स्मॉल एक्स माइनस एच और कैपिटल वाई क्या हुआ करता था? स्मॉल वाई माइनस के। चूँकि हमें स्मॉल एक्स वाई में इक्वेशन दी हुई है और हमने कैपिटल में कन्वर्ट करनी है, तो इसी के रिलेशनशिप को आपको याद होगा यूँ भी हमने यूज़ किया था कि स्मॉल एक्स इक्वल था कैपिटल एक्स प्लस एच के और स्मॉल वाई इक्वल था कैपिटल वाई प्लस के। तो नए जो एक्सिस होंगे न्यू यानी कैपिटल एक्स वाई, इसमें आपने इक्वेशन बनानी है। सो यू हैव टू कन्वर्ट स्मॉल एक्स वाई इंटू कैपिटल एक्स वाई। तो आपके लिए ये रिलेशनशिप यहाँ यूज़ होगा। तो क्या करना होगा? एच और के भी आपके पास है, ये एच की वैल्यू है और ये आपके पास किसकी वैल्यू है? के की। तो आपने सिंपली क्या करना है? देखें, पहले तो ये एनालाइज करना है कि ये कॉनिक है कौन सी, उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें हमने क्यों करना है ये काम। तो आप लोगों को याद होगा मैंने आपसे कहा था कि अगर किसी कॉनिक में, अगर पहले आपने यही नहीं सुनी ये बात तो आप सुन लें कि एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर दोनों प्रेजेंट हों, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर दोनों प्रेजेंट हों अगर, और एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर के कोफिशिएंट भी सेम हों, तो ये सर्कल होता है, जैसे अभी लिखा हुआ है आपके सामने। लेकिन अगर एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर के कोफिशिएंट सेम नहीं, जैसे यहाँ 4 लिखा हुआ है, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वेयर कोफिशिएंट 1 है, तो दोनों के कोफिशिएंट पॉजिटिव हों और सेम ना हों तो ये एलिप्स होती है। तो इसका मतलब है ये एक एलिप्स की इक्वेशन है। और अगर ये एलिप्स की इक्वेशन सिर्फ एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर में होती और साथ कोई कांस्टेंट लिखा होता तो हम कहते हैं ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। लेकिन ये जो साथ एक्स पावर 1 और वाई पावर 1 आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाला, जिन्हें हम कहते हैं फर्स्ट डिग्री टर्म्स, ये दो टर्म्स के आने का मतलब है कि एलिप्स अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ना होने का मतलब है कि इसका सेंटर ओरिजिन पे नहीं है। तो ये समझ लें कि ये ओरिजिन था और एलिप्स यहाँ कहीं बन रही है। आपने असल में क्या करना है? आपने ऐसा कोई इसमें सिनेरियो बनाना है, इस तरह इसके एक्सिस को चेंज करना है कि ये एलिप्स जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाए अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। यानी अब मैं सिंपल वर्डिंग में बताता हूँ कि हमने एक ऐसी एलिप्स की इक्वेशन जो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। और स्टैंडर्ड फॉर्म आप जानते हैं, देखें इस तरह की होती है एलिप्स की इक्वेशन, एक्स स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। यानी उसमें वेरिएबल सिर्फ एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर होता है, एक्स और वाई नहीं होते, जिस तरह ये दो लिखे हुए। तो ये जो अभी हम काम करने लगे हैं इसका फ़ायदा ये होगा कि ये जो डिग्री 1 वाली टर्म्स हैं ये दोनों ख़त्म हो जाएंगी, दोनों वैनिश हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी, इनके कोफिशिएंट 0 हो जाएंगे और अल्टीमेटली एलिप्स में सिर्फ एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर आएगा और वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी। तो उस पर्पज़ के लिए ये जो यूज़ किया था आइडिया 4.2 वाला वो करेंगे। हमने क्या करना है? सिर्फ पुट करना है x की जगह x प्लस एच और y की जगह y प्लस के। ये था h और k, ये दिया हमें h माइनस 2 है, तो x प्लस एच हो जाएगा x माइनस 2 और y कितना है 5, k कितना है 5 है, तो y प्लस 5। ये दोनों स्टेटमेंट्स कहाँ पुट करनी है? इस इक्वेशन के अंदर। तो देखें जब इसको पुट करेंगे तो आप नोट करेंगे कि ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए ये काम करना पड़ रहा है हमें। तो मैं ये, अगर आप समझ चुके हैं तो मैं यहाँ लिखता हूँ। देखें ये है 4x स्क्वेयर था, तो सो क्या होगा? देखें 4x स्क्वेयर, x की जगह क्या लिखा हुआ हमने? x माइनस 2 और y की जगह लिख दिया है y प्लस 5। फिर आगे 16 इंटू x माइनस 2 और y की जगह y प्लस 5 प्लस 37
ये आ गया आपके। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, और फिर यहाँ भी स्क्वायर है, वाई स्क्वायर प्लस 25 प्लस वही जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2b का फार्मूला होता है। फिर यहाँ आ जाएगा 16x माइनस 32 माइनस 10y माइनस 50 और प्लस 37 इक्वल्स टू 0। तो ये मल्टीप्लाई करें 4x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 16x, ब्रैकेट सारी खोल दें। तो ये जो मैंने कैपिटल X में अब इसको कन्वर्ट कर दिया, इसका मतलब है कि एक्सिस को हमने अब ट्रांसफॉर्म कर दिया है थ्रू ट्रांसलेशन। अब ज़रा आप ऑब्ज़र्व करें तो जो बात मैं आपसे कह रहा था कि पहले ये एलिप्स स्मॉल एक्स वाई में अपनी जनरल फॉर्म में थी, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थी, लेकिन कैपिटल एक्स वाई में जब ये आएगी तो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी। वो कैसे देखें, 16x नेगेटिव 16x पॉजिटिव कट गया, 10y पॉजिटिव 10y नेगेटिव कट गया। डिग्री 1 वाली 4 टर्म्स थी जिसमें x पावर 1 थी और y पावर 1, वो सारी कैंसिल हो चुकी हैं। अब क्या बच गया देखें, 4x स्क्वायर बच गया आपके पास, ये बच गया y स्क्वायर, 16 कांस्टेंट ये वाला, 25 ये माइनस 32। अगर हम यहाँ से ऐड करना शुरू करें 37 माइनस 32 करें तो 5 आता है, इसमें कर दें तो माइनस 45 हो जाएगा, और माइनस 45 जब इसमें ऐड करेंगे तो माइनस 20 आ जाएगा, और माइनस 20 जब इसमें ऐड करेंगे तो माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। इसको एक तरफ करें, जो एलिप्स की प्रॉपर फॉर्म है उसमें लाएँ, 4 इधर आ जाएगा। 4 को यहाँ ला के डिवाइड करें तो 4x स्क्वायर बाय 4 y स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1। तो अल्टीमेटली बना x स्क्वायर बाय 1 y स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1। तो आप देख सकते हैं आप कि एलिप्स अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है, ठीक है। तो ये असल में ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह की, ट्रांसलेट करके, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के 2 तरीके हैं, ट्रांसलेट या रोटेट करके करते हैं। तो अब आपने देखना है कि आपका एमसीक्यू किस तरह का बन सकता है। पहला एमसीक्यू तो यही बन सकता है कि इस तरह की इक्वेशन का वो ये पूछे कि अगर ओरिजिन चेंज कर दिया जाए तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी। ये उसने कहा था ना, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू न्यू एक्सिस, यानी न्यू का मतलब है आफ्टर ट्रांसलेशन, जो कैपिटल एक्स वाई होते हैं। तो स्मॉल एक्स वाई में अगर ये थी तो कैपिटल एक्स वाई में ये इक्वेशन आ गई है। तो वो एलिप्स जो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थी अब वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। ए स्क्वायर 1 है, बी स्क्वायर कितना है 4, और ये वर्टिकल है क्योंकि बी स्क्वायर ग्रेटर है ए स्क्वायर से या बी ग्रेटर है ए से। अगर आपको यहाँ तक बात क्लियर होगी तो पहला एमसीक्यू तो ये बन सकता है कि ये सिम्प्लिफिकेशन करके आपने यहाँ तक पहुँचना है। दूसरा एमसीक्यू ये बन सकता है कि वो आपसे ये पूछ ले कि ये जो इक्वेशन दी हुई है इसको, इसका ओरिजिन किस जगह शिफ्ट किया जाए कि ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। यानी ये जो ओरिजिन दिया हुआ है आपको, इसके कोऑर्डिनेट्स वो एमसीक्यूज़ में आपसे पूछ सकता है। तो अब ये एमसीक्यूज़ में अगर करना है तो जो जिन लोगों ने 6.8 और 9 पढ़ी हुई है उनको आइडिया होगा कि इसका प्रोसीजर पूरा एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है और कम से कम आपके 3-4 मिनट लगते हैं उस एच और के तक पहुंचने के लिए। 6.8 का क्वेश्चन नंबर 2 है ये, जहाँ वो ये बात पूछता होता है। तो मैं आपको एमसीक्यूज़ के लिए बताता हूँ इसका एक शॉर्टकट। एमसीक्यूज़ में अगर वो क्या पूछे आपसे, फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ न्यू ओरिजिन, या ओ प्राइम जिसको हम बोलते हैं, न्यू ओरिजिन। तो आपने क्या करना होगा, ज़रा ध्यान से बात सुनिएगा। आपने एक बार डेरिवेटिव 0 पुट करना है x की रिस्पेक्ट से, टेकिंग y एज कांस्टेंट। तो ये लिखिए ना इक्वेशन आपके सामने, इसमें आप सिर्फ x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लें, y को कांस्टेंट समझ के। तो 2 जगह पे x की टर्म्स हैं, ये वाली और ये वाली, बस। तो डेरिवेटिव लें ज़रा, क्या बनेगा, 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा 16x, 4 शुरू में चला जाएगा, और 16 का डेरिवेटिव सिर्फ 16 होगा, 16x का। x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है और उसको 0 पुट कर देना है। तो यहाँ से जो आपको x मिलेगा 16x होगा -16 के बराबर। 16 से कैंसिल हो जाएगा और x आ जाएगा -1। और फिर आपने अब डेरिवेटिव लेना है y की रिस्पेक्ट से। y वाली सिर्फ 2 टर्म्स हैं और बाकी जो भी वेरिएबल है x उसको आपने कांस्टेंट ट्रीट करना है। तो y स्क्वायर का हो गया 2y और 10y का हो गया 10। इसको 0 पुट करें तो 2/10 y = 5 आ जाएगा। यहाँ से आपके पास ये जो x और y आए हैं -1 और 5, ये x और y असल में नए ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हैं।
तो जो नया ओरिजिन बनेगा ओ प्राइम, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा -1 और वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा 5। तो ये एक शॉर्टकट मेथड होता है नया ओरिजिन जो है वो फाइंड करने का। यहाँ थोड़ी सी हमने शायद मिस्टेक की थी। इसका जो डेरिवेटिव था 4x² का, ये बनेगा 8x, 4 2 ज़ा 8, 8x होगा -16, तो 8 2 ज़ा 16, x आ जाएगा -2, तो ये बनेंगे -2, 5। देख लें वही सेम आंसर है। तो ये होता है न्यू ओरिजिन फाइंड करने का शॉर्टकट मेथड। अगर MCQ बने तो एक MCQ ये बन सकता है और एक अब कोई भी कोने का आ जाए, सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, कोई भी आ जाए आपके पास, तो ये शॉर्टकट लगा के आप ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। पैराबोला के अंदर सिर्फ ये होगा क्योंकि उसमें आपको एक कोई कोऑर्डिनेट मिलेगा और उसमें वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आपको मिलेंगे। तो पैराबोला वाला जो केस होगा उसमें ये वाला मेथड लगाने से, चूँकि एक वेरिएबल की डिग्री 2 होगी x की या y की, जिसकी डिग्री 2 होगी उसका डेरिवेटिव 0 पुट करना है आपने, वहाँ से आपको कोई एक कोऑर्डिनेट मिलेगा और वो कोऑर्डिनेट पुट करके हम दूसरा कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर लेंगे। ठीक हो की बात जी, यहाँ तक क्लियर करते हैं इसको। अब हम आगे चलते हैं और पढ़ते हैं रोटेशन को कि उसका क्या पर्पज़ है। रोटेशन पढ़ने से पहले एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर कोई आपसे ये पूछ ले MCQs में कि ट्रांसलेशन का पर्पज़ क्या होता है, तो ट्रांसलेशन का जो पर्पज़ होता है ये होता है डिग्री 1 वाली टर्म्स को रिमूव करना, x और y को रिमूव करना। तो मैं एक नोट बना के लिखवाता हूँ, नोट सुन लें और अपने पास लिख लें कि द पर्पज़ ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस, द पर्पज़ ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस इज़ टू एलिमिनेट द फर्स्ट डिग्री टर्म्स x एंड y, बस। और उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको नज़र आ रही है कि जब हमने ट्रांसलेशन की है तो 16x और 10y जो थे यही आपके सामने यहाँ कैंसिल हो गए और सिर्फ डिग्री 2 वाली टर्म्स रह गई थी, डिग्री 1 वाली टर्म्स क्या हो गई थी, रिमूव। तो ट्रांसलेशन का पर्पज़ होता है डिग्री 1 वाली टर्म्स को रिमूव करना। अब हम आते हैं रोटेशन के ऊपर। अच्छा जी, अब बारी आती है रोटेशन ऑफ एक्सिस की और मैंने एक क्वेश्चन लिखा है इसको भी समझाने के लिए ताकि थ्योरी से बेहतर हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें। फाइंड एन इक्वेशन रेफर टू द न्यू एक्सिस। अब यहाँ पिछले क्वेश्चन में न्यू एक्सिस थे पैरेलल, अब पैरेलल नहीं है, क्या कह रहे हैं न्यू एक्सिस कैसे मिलेंगे, ऑब्टेन्ड बाय रोटेशन ऑफ एक्सिस। एक्सिस को रोटेट करना है, तब पैरेलल तो नहीं रहेंगे, कोई एंगल आ जाएगा बीच में। अबाउट द ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट ही रोटेट करना है, इसका मतलब ओरिजिन चेंज नहीं होगा। ट्रांसलेशन में एक्सिस पैरेलल रहते हैं लेकिन ओरिजिन चेंज होता है, रोटेशन में एक्सिस पैरेलल नहीं रहते लेकिन ओरिजिन सेम रहता है। अच्छा, किस तरह जी, थ्रू द गिवन एंगल, एक गिवन एंगल है उसके थ्रू आपने उसको रोटेट करना है। अब ये आपके पास गिवन कोनिक है और ये आपके पास गिवन एंगल है जिससे उसको रोटेट करना है। अब एक चीज़ आप सोच रहे होंगे कि x/y = 1 कौन सी कोनिक है, कुछ समझ नहीं आ रही मैं बात। ये याद रखना है कि जो x × y है, ये जो प्रोडक्ट टर्म होती है हमारे पास x × y, x × y जब किसी कोनिक में आता है तो ये उसी कोनिक में आ सकता है जिसको रोटेट करने से उसकी शेप चेंज होती है। सर्कल देखें ना, अगर आप सर्कल है ये, लेट से सर्कल को मैं जितना भी रोटेट कर दूं सर्कल ही रहेगा, उसकी शेप चेंज नहीं होगी। इसका मतलब सर्कल की इक्वेशन में कभी भी x × y प्रोडक्ट जो है ये नहीं आ सकती। अगर एलिप्स यूँ है और उसको रोटेट थोड़ा सा किया जाए उसके एक्सिस को, जैसे मैं कहता हूँ इस एक्सिस को मैंने 45 डिग्री से रोटेट कर दिया तो नई एलिप्स अब यूँ बन जाएगी। इसका मतलब रोटेशन करने से उस पर इफ़ेक्ट हो रहा है, तो जिस कोनिक पे रोटेशन का इफेक्ट होगा उसमें x × y आ सकता है। अब पैराबोला को रोटेट कर दें अगर इस फॉर्म से इस फॉर्म में रोटेशन हो सकती है और शेप चेंज होगी। हाइपरबोला भी रोटेट होने से अपनी शेप जो है वो चेंज करता है। तो एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला पे रोटेशन से शेप चेंज होती है, जबकि सर्कल को रोटेट करने से उसकी शेप चेंज नहीं होती। तो जिस कोने को रोटेट करने से शेप चेंज होती है उसमें x × y आता है और x × y ये शो करता है कि वो ना हॉरिजॉन्टल कोनिक है ना वो वर्टिकल कोनिक है, वो इंक्लाइंड कोनिक है कोई भी। यानी एलिप्स है तो यूँ इंक्लाइंड हो सकती है, पैराबोला है तो वो यूँ टिल्टेड पैराबोला होगा, हाइपरबोला है तो वो भी इस तरह से होगा, किसी भी एंगल से वो रोटेट हुआ होता है। तो जो हमने 6.3 में सर्कल पढ़ा था, 6.4 में हमने पैराबोला पढ़ा, 6.5 में एलिप्स पढ़ी, 6.6 में हाइपरबोला पढ़ा, वो सारे या तो हॉरिजॉन्टल केस थे या वर्टिकल थे। अब उनसे डिफरेंट है, अब रोटेटेड कोने का आ गया हमारे पास। तो इसलिए अब हमें समझ नहीं आ रही कि ये x से y = किस कोने को रिप्रेजेंट करना। ये हमें नज़र आ रहा है कि सर्कल है, सर्कल में तो हमने x² y² पढ़ा था, वो होता है, वो भी नहीं है। एलिप्स नज़र नहीं आ रही, पैराबोला नज़र नहीं आ रहा, हाइपरबोला नज़र नहीं आ रहा हमें। तो इस क्वेश्चन करने के बाद मैं आपको आइडेंटिफिकेशन बताऊंगा कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि रोटेट होने के बाद कोनिक का पता लग जाए कि ये कौन सी कोनिक है, सर्कल है, एलिप्स है, पैराबोला या हाइपरबोला है।
तो वो हम सीखेंगे इसके बाद। पहले मैं इस क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। अब इसको रोटेट करना है तो तरीकाकार ये होता है, जो फार्मूला हमारे पास है हम ये करते होते हैं कि चैप्टर वही वाला 4.2 का ये आइडिया देखें। एक्स को हम पुट करते थे एक्स cos थीटा माइनस वाई साइन थीटा, और वाई को हम पुट किया करते थे एक्स साइन थीटा प्लस वाई cos थीटा। ठीक है, स्मॉल एक्स वाई से कैपिटल एक्स वाई में आएंगे। जिस तरह पिछले क्वेश्चन में आपने एक्स को कैपिटल एक्स प्लस एच और स्मॉल वाई को कैपिटल वाई प्लस के पुट किया था। थीटा 45 है, यहाँ 45, यहाँ पर पुट करेंगे cos 45 साइन 45 पे वैल्यू सेम देता है 1/√2। जब मैं 45 पुट करूँगा तो 1/√2 1/√2 दोनों में आएगा, तो x बन जाएगा 1/√2 कॉमन अगर ले लिया जाए तो ये बनना है x माइनस वाई ओवर√2, और ये बनेगा x प्लस वाई ओवर√2। ये दोनों वैल्यूज़ आपने इस इक्वेशन में पुट करनी है x y = 1 में। तो x y = 1 में जब आप पुट करेंगे देखें तो उस पर क्या इफ़ेक्ट होगा ट्रांसलेशन का, वो नज़र आ जाएगा अभी आपको। देखें, सो आपके पास तो इक्वेशन थी x y = 1। x की जगह क्या पुट कर दिया आपने, कैपिटल X माइनस वाई ओवर√2 ये लिखा हुआ है, और y की जगह आपने पुट किया कैपिटल X प्लस वाई ओवर√2 इक्वल टू क्या है 1। तो √2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर होगा, और ऊपर x प्लस वाई x माइनस वाई बनेगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको अलग अलग लिखें तो x²/2 माइनस y²/2 इज इक्वल टू 1। तो आप ज़रा सोचें किस चीज़ की कोई है ना, आज ही आपने पढ़ा हाइपरबोला x² + a² माइनस y² b² इज इक्वल टू 1, तो इसकी रिजेम्बलेंस बन रही है हाइपरबोला के साथ। तो ये असल में हाइपरबोला था जो हमें पहले नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि वो हाइपरबोला रोटेट हुआ हुआ था। जब हाइपरबोला रोटेट हुआ हुआ था तो उसकी ये वाली जो इक्वेशन है वो ये नहीं थी, क्योंकि ये या हॉरिजॉन्टल होती है या वर्टिकल। तो अब हमने देखा कि जब 45 डिग्री से इसको हमने रोटेट दोबारा किया है तो वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ गया। तो यहाँ से एक बात पता लगी हमें कि रोटेशन करने से एक्स वाई जो होता है, जो प्रोडक्ट टर्म होती है वो रिमूव हो जाती है। जिस तरह पहले हमने पढ़ा कि ट्रांसलेशन से फर्स्ट डिग्री टर्म्स रिमूव होती हैं एक्स और वाई, इस तरह रोटेशन से जो प्रोडक्ट है एक्स वाई वो रिमूव हो जाती है। तो ये नोट बना के लिख लें कि पर्पस ऑफ रोटेशन ऑफ एक्सिस इज़ टू रिमूव द प्रोडक्ट टर्म एक्स एंड वाई। पर्पस ऑफ रोटेशन ऑफ एक्सिस इज़ टू रिमूव द प्रोडक्ट टर्म एक्स वाई। ठीक होगी बात यहाँ तक। अब आप कह सकते हैं कि अगर ये ऐसा हाइपरबोला जिसमें a और b दोनों सेम है, a² भी 2 है b² भी 2 है, तो इसको हमने याद आज क्या पढ़ा था कि जिसमें a और b बराबर हो जाएं, इसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन थी। तो आपके MCQs में ये बात आ सकती है, और ये कई दफ़ा बच्चों का फीडबैक रहा है, पिछले कई सालों से मैं सुनता आ रहा हूँ, बच्चे बताते हैं कि एक्स वाई इज इक्वल टू सी, एक्स वाई इज इक्वल टू 4, एक्स वाई इज इक्वल टू 10, एक्स वाई इज इक्वल टू, जब भी कोई कांस्टेंट आएगा पॉजिटिव कांस्टेंट तो ये हमेशा हाइपरबोला को ही शो करेगा। तो इसका मतलब है कि ये MCQ में ये बात अगर आई कि ये किस चीज़ की इक्वेशन है, तो आप बता सकते हैं कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन थी। नोट भी आप लोगों ने लिख लिया। अब ये आप सोच रहे होंगे जिस तरह मैंने आपको नया ओरिजिन निकालने का ट्रांसलेशन में शॉर्टकट बताया है, इस तरह मैं आपको एंगल ऑफ रोटेशन भी फाइंड करने का वे बता दूँ ताकि वो भी आपके पास हो। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि एंगल ऑफ रोटेशन कैसे फाइंड करते हैं। उसके लिए मैं लिखता हूँ कि जनरली जो हमारे पास सेकेंड डिग्री की इक्वेशन होती है ना, वो इस तरह की होती है ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जो प्रोडक्ट टर्म आ गई एक्स वाई ना, इसके आने से हम कहते हैं ये मोस्ट जनरल केस है। अगर ये 2hxy यहाँ ना होता तो ये हमारे पास, चूँकि इसमें अब x इंटू वाई नहीं है, तो या ये हॉरिजॉन्टल कोने का या ये वर्टिकल है। इसमें फिर आप जानते हैं कि अगर a इज इक्वल टू b हो जाए तो ये क्या बनता होता है, सर्कल। इसमें अगर a b के इक्वल ना हो बट हों दोनों पॉजिटिव, तो ये क्या चीज़ बनती है, एलिप्स। इसमें अगर या a 0 हो जाए या b 0 हो जाए कोई एक, तो फिर आप जानते हैं ये क्या बनता है, पैराबोला। और अगर इसमें आपके पास a और b के साइन अपोजिट हो जाएं, यानी a नेगेटिव हो जाए b पॉजिटिव हो जाए, या a पॉजिटिव हो जाए b नेगेटिव हो जाए, तो फिर ये क्या चीज़ बनती है भाई, फिर ये बनता होता है हाइपरबोला।
यानी अगर एक्स वाई ना हो एक्स इंटू वाई तो ये जो इक्वेशन है ये चारों में से किसी एक कोने को रिप्रेजेंट करती है। तो ये तो सिंपल केस बनता है, लेकिन जब ये आ जाता है ना आपके पास 2hxy, तो फिर इसका मतलब है अब ये क्राइटेरिया नहीं होगा कि ये कोनिक क्या चीज़ है, अब क्राइटेरिया बदल जाएगा। क्राइटेरिया किस तरह बदलेगा? अब इस तरह बदलेगा आपके पास कि अब ये सारे का सारा डिपेंड करेगा किसके ऊपर? ये सारा डिपेंड करेगा अब h जो इसका डिस्क्रिमिनेंट है उसके ऊपर। तो मैं लिखता हूँ इसके केसेस। पहला केस है, अब ये डिपेंड करेगा h² माइनस AB के ऊपर, जिसको हम इसका डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। आप ये h यहाँ से लेंगे, a और b यहाँ से लेंगे, ये कैलकुलेट करेंगे। अगर ये 0 हो गया तो ये होगा पैराबोला। केस 2 देखते हैं इसका। अगर ये h² माइनस AB लेस देन 0 हुआ तो ये बनेगी आपके पास एलिप्स। और अगर h² माइनस AB जिसको इसका डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं ग्रेटर देन 0 हुआ तो हम कहेंगे ये बनेगा आपके पास हाइपरबोला। अब सर्कल क्यों नहीं लिखा मैंने? सर्कल में मैंने बताया कि x इंटू वाई होता ही नहीं है। x इंटू वाई ना होने का मतलब है कि h 0 होगा सर्कल में। सर्कल में h 0 होगा और a और b बराबर होंगे तो वो क्या बन जाएगा? सर्कल। तो ये इसकी हो गई आइडेंटिफिकेशन कि कैसे आइडेंटिफाई करना है आप लोगों ने। ठीक है जी, ये बात क्लियर है सब लोगों को। अब बात आ गई कि इस एक्स वाई को रिमूव करने की, इस तरह यहाँ मैं एंगल 45 दिया था, 45 से रोटेट किया तो x इंटू वाई रिमूव हो गया और आपके पास x² y² आ गया। तो यहाँ एंगल फाइंड करने का देखें फार्मूला क्या है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ एंगल ऑफ रोटेशन। एंगल ऑफ रोटेशन फाइंड करने का फार्मूला होता है tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2h ओवर a माइनस बी। यहाँ से हम थीटा निकाल लें तो ये होता है एंगल ऑफ रोटेशन। फर्दर मोर एक चीज़ और देख लें कि ये तो कॉनिक्स वाली बनती, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ये जो सेकंड डिग्री के जनरल केस है ये वाला, ये कोई भी कॉनिक नहीं बना रहा होता, ना एलिप्स बनती है, ना सर्कल, ना पैराबोला, ना हाइपरबोला। तो ऐसे जो केस होते हैं जिसमें कोई कॉनिक नहीं बनती, उसमें हमारे जो कोर्स में बात लिखी है वो ये है कि सम टाइम जो स्ट्रेट लाइंस हैं उनका एक पेयर हमारे सामने आता है। तो इस तरह की सिचुएशन जिसमें इन तीनों में से कोई कोनिक या चारों में से कोई कोनिक ना बने, ना सर्कल बने, ना पैराबोला बने, ना एलिप्स बने, ना हाइपरबोला बने, अगर ये चारों ना बने तो फिर 2 लाइंस बनती हैं। उसको आपके कोर्स में नाम दिया जाता है डीजनरेट कोनिक का। डीजनरेट कोनिक। अब डीजनरेट कोनिक क्या चीज़ है वो देखें। ये इस तरह होता है कि आप ये जो लिखा हुआ है ना A B H G F C, ये सारे कंपेयर करके निकाल लेते हैं और इसका बनाते हैं एक डिटर्मिनेंट जो क्या होता है A H G, यहाँ भी H G होगा, यहाँ B होगा, यहाँ F और यहाँ C। ये एक सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट होता है। A B C के ऊपर ये देखिए आपको सेम चीज़ें नज़र आएंगी, सिमेट्रिक होता है। अगर ये 0 हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो सेकेंड डिग्री की इक्वेशन है, ये इक्वेशन अगर मैं इसको स्टार इक्वेशन कहूँ तो ये स्टार इक्वेशन कोई कोनिक नहीं बनती। फिर क्या कहेंगे हम? दिस इम्प्लाइज स्टार इक्वेशन जो है, जिसको हमने मोस्ट जनरल केस कहा हुआ सेकेंड डिग्री का, स्टार इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइंस। पेयर ऑफ लाइंस, इन पेयर ऑफ लाइंस को कहते हैं डीजनरेट कोनिक। तो ये आपके MCQs में बात आ सकती है कि अगर ये डिटरमिनेंट 0 हो जाए तो फिर ये इक्वेशन किस को रिप्रेजेंट करेगी? तो ना सर्कल, ना एलिप्स, ना हाइपरबोला, ना पैराबोला, ये क्या बनेंगी? 2 लाइंस बनेंगी। ठीक है, जिस तरह आपको याद होगा 4.5 में, अगर आप याद करें 4.5 में आप लोगों ने, मैं रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ ताकि ये सेकंड डिग्री की इक्वेशन से लाइंस बनने का आपको आइडिया समझ आए। तो सेकंड ईयर में 4.5 एक्सरसाइज के अंदर आपको याद है ये इक्वेशन आपने पढ़ी थी, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू, जिसको हमने सेकंड डिग्री की होमोजेनियस इक्वेशन कहा था। ये भी ऐसी इक्वेशन है ना, ये 3 टर्म्स इसमें नहीं है। तो ये भी क्या रिप्रेजेंट करती है? आपको याद होगा ये भी आपको पेयर ऑफ लाइंस जो है वो दिया करती थी, यानी दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइंस। तो ये असल में ये डीजनरेट कोनिक की ही एक एग्जांपल थी, लेकिन उस वक्त हमने कोनिक सेक्शन नहीं पढ़ा था तो हमने इस बात को डिस्कस नहीं किया। अब हम इसको डिस्कस यहाँ कर रहे हैं। इसके साथ हमारा चैप्टर 6 जो कोनिक सेक्शन था वो कंप्लीट होता है।